चलो इधर देखो, ऊपर 2 दिन में आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसके आगे, ठीक, कि एक जो दर्पण होता है, दर्पण बहुत आराम से जान गए, दर्पण। तो दर्पण जो होता है, उस दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, उस दर्पण की जो वस्तु की दूरी होती है, और उसके जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, ठीक, उनमें क्या संबंध होता है, उनमें क्या ऐसी चीजें होती हैं जो आपस में मैच करती है, या उनमें अंतर क्या होता है, ठीक, हमें इसमें इसी को जानना है या यही पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आपका है, ठीक, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वह हम ये पढ़ेंगे कि आराम से बैठ जाओ। आवाज नहीं, जो पढ़ाते हैं अगले दिन पूछिए उसको, सब कोई फाटा हो। चलो ध्यान दो, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। तो आपका जो दर्पण की फोकस दूरी होती है, और जो वस्तु की दूरी होती है, और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, इनमें संबंध, क्योंकि इनसे संबंधित सवाल जो है वह 9 से लेकर के 12 तक सब में आता है, या हर क्लास में ये चीज आपको पढ़ने को मिलता है, ठीक। तो बता रहे कि यह जो टॉपिक है, इसमें आपका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है वह यह होता है कि दूरियों के नापने के जो नियम होते हैं, कि दूरियों के नापने के जो नियम होते हैं वह क्या होते हैं। तो अभी आपको पिछले दिन भी बताया गया कि दूरियों को नापने के जो नियम होते हैं वह हमेशा दर्पण से दूरियों को नापते हैं। कहां से नापा जाता है? दर्पण से। और वो भी आपको यह बताया गया था कि दर्पण में कहां से नापते हैं? उसके ध्रुव से। कहां से नापते हैं? उसके ध्रुव से। तो बताया कि आपका गणित में एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, ठीक, मैथ में पढ़े होगे निर्देशांक ज्यामिति। तो बता रहे कि जैसे मान लो यह आपका एक्स एक्सिस है और यह वाई, ठीक, दोनों का यह केंद्र है, दोनों का यह क्या है? केंद्र है। जैसे मान लो हमें 2 दर्पण होते हैं, एक होता है अवतल, दूसरा क्या होता है हमारा? उत्तल। अगर हम अवतल की बात करें, मान लो हमारा एक अवतल दर्पण हो इस प्रकार से, तो आपको बताया गया कि दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वही उसका क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है, यानी पोल। पी मतलब पोल, पोल मतलब ध्रुव, वही उसका क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। और बताया गया समस्त दूरियों को इसी ध्रुव से हम क्या करते हैं? नापते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर हमें यह बताया जाता है कि जो दर्पण का यह केंद्र है, या यह जो निर्देशांक ज्यामिति का केंद्र है, इस केंद्र से जो दाएं तरफ का भाग है, ठीक, वह दाएं तरफ का भाग का मान जो होता है हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। और बता रहे कि इसके बाएं तरफ का जो मान होता है वह बाएं तरफ का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और इसी केंद्र से ऊपर का जो मान होता है वह भी क्या होता है? धनात्मक। और नीचे का, तो हमें इस फिजिक्स में ऊपर या नीचे वाला नहीं पढ़ना, सिर्फ हमें बाएं या दाएं से मतलब है, ठीक। तो दिमाग में सिर्फ एक ही टॉपिक को बैठाना है यहां पर कि यह जो मध्य बिंदु है, या यह केंद्र है, या ध्रुव है, ध्रुव के बाएं तरफ का समस्त जो मान होता है वह माइनस में होता है, और उसके दाएं तरफ का समस्त मान क्या होता है? प्लस में होता है, ठीक। यानी हम अगर यह हेडिंग डालते हैं दूरियों के नापने के नियम, तो इसमें मैं लिखेंगे निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर समस्त दूरियों को केंद्र से नापते हैं,
और उसके केंद्र से या उसके मध्य बिंदु से या दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर के समस्त दूरियों का मान धनात्मक और उसके केंद्र या ध्रुव से बाईं ओर के समस्त दूरियों का मान ऋणात्मक होता है। इतना लिखना है, ठीक है। ये आपका पहला टॉपिक है इस निगमन का। इतना क्लियर है? चलिए दूसरा देखिए। देखो, जो हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं पहला, क्योंकि दर्पण आपको यहां पर बताया गया दो प्रकार के, वैसे अमूमन तीन प्रकार के होते हैं, अवतल, उत्तर और समतल। ठीक, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। लेकिन यहां पर हमें दो पढ़ने हैं निगमन, अवतल का और उत्तल का। पहले हम पढ़ेंगे किसका? अवतल का। पहले हम किसका पढ़ेंगे? अवतल का। अब अगर हम अवतल के बारे में पढ़ें तो अवतल दर्पण के नियम के आधार पर हमारे तीन नियम बनते हैं। कितने नियम है? तीन नियम, जिसमें से पहला नियम अगर देखा जाए या पहले नियम के आधार पर अगर देखा जाए तो आपको बताया गया कि जैसे अवतल दर्पण की बात किया जाए तो यह अवतल दर्पण है। यह आपका क्या है? अवतल दर्पण। यह अवतल दर्पण क्यों है? इसको अवतल दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर कलई किया गया जो भाग है वह उसके उभरे हुए तल पर है और इसका परावर्तक तल धंसा हुआ है, या परावर्तन इसके दबे हुए तल से होता है, इसलिए यह क्या है? अवतल। ठीक, जैसे मान लो अगर हम अवतल का निगमन पढ़े तो यह अवतल दर्पण हो गया। और दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं, यानी ध्रुव कहते हैं। अब बता रहे कि इस ध्रुव से होकर के जो रेखा जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब बता रहे कि दर्पण के सामने अगर मान ले हम यहां पर कोई वस्तु रख देते हैं ए बी, ये हमारा क्या है? वस्तु है। ठीक, अब जब इस वस्तु से चल करके कोई प्रकाश की किरण आती है, दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष को काटती हुई निकल जाती है। ठीक, और बताया गया कि जिस जगह पर यह भाग होता है वह फोकस कहलाता है। अभी पीछे बताया गया आपको। और बताया गया कि इस दर्पण का जो केंद्र होता है वो वक्रता केंद्र होता है, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दोनों एक दूसरे को जहां पर काटते हैं वही उसका क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। A1 और B1 समझना क्या है? वो नियम पे आ जाओ। अगर पहले नियम की बात किया जाए, अगर अवतल दर्पण में ये हमारा क्या है? वस्तु है। अब बताओ वस्तु बाएं तरफ है कि दाएं तरफ है? बाएं तरफ है ना। तो हमारा नियम यही लिखना है कि अवतल दर्पण में वस्तु का मान, यानी वस्तु U का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है आपका? ऋणात्मक। आपका ये पहला नियम कि अवतल दर्पण में वस्तु का मान ऋणात्मक होता है, यानी वस्तु कोष्टक में या U कह लेंगे का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। दूसरा चीज देख लो, इसका जो फोकस है वो अभी दर्पण से बाएं तरफ है कि दाएं तरफ? बाएं तरफ है। इसका मतलब यह भी क्या है? धनात्मक होगा या ऋणात्मक? ऋणात्मक। तो दूसरा नियम है, हम यह लिख लेंगे कि अवतल दर्पण में फोकस का मान भी ऋणात्मक होता है। ठीक, तीसरा जो प्रतिबिंब बना है वह प्रतिबिंब भी दर्पण से कहां है? बाएं ओर है। तो हम तीसरा नियम यह हमारा हो जाएगा कि अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब स्मॉल v का मान भी ऋणात्मक होगा। ये तीन नियम याद है ना? पहला नियम कि वस्तु U का मान अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है। इसके बाद अवतल दर्पण में फोकस का मान भी ऋणात्मक होता है और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का मान भी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यह स्पष्ट है। अगर मान लो ये हम अवतल की बात करें, अगर यही उत्तल की बात कर दें, अगर उत्तल की बात किया जाए तो उत्तल दर्पण ठीक इसी का विपरीत होता है। उसमें जो कलई किया गया भाग होता है क्या होता है? अंदर की ओर होता है और उसमें परावर्तक तल उभरा हुआ होता है। और इसमें अगर हम बात करें किसी भी प्रकार के प्रतिबिंब का, यहां पर वस्तु सामने होगी, यहां पर यानी U, या आपका AB वस्तु हो गया। ठीक, अब इसमें जब प्रकाश की किरण जाएगी, टकराने के बाद वापस जाएगी, तो हम ये देखते हैं कि अगर मान लो यह इधर नहीं जाती तो वह लगभग इधर जाती, यही अनुमान लगाते हैं। तो अब कहने का मतलब अगर मान लो यह किरण यहां आ रही है तो यह दर्पण का दायां भाग है कि बायां भाग है? बोलो। तो इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा? धनात्मक। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है? उत्तल में धनात्मक होता है
और यह दर्पण अगर इधर से बना है तो इसका वक्रता केंद्र भी उधर होगा, इसका फोकस भी इधर होगा। तो यानी इसमें फोकस और वक्रता केंद्र या प्रतिबिंब सब क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। सिर्फ एक चीज ऋणात्मक होती है, वह क्या होती है, वस्तु। बस इतने दिमाग में रख लो कि अवतल दर्पण में सब माइनस होते हैं, सबका मान ऋणात्मक होता है, और उत्तल दर्पण में केवल वस्तु का मान ऋणात्मक होता है, बाकी सबका मान क्या होता है, धनात्मक होता है। इतना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक। ध्यान दो, एक आपका दर्पण है, ध्यान दीजिएगा, अब यही इंपॉर्टेंट है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अगर अवतल दर्पण है तो कलई किया गया जो भाग है वो बाहर की तरफ होगा, ठीक है। अब बता रहा है कि इस दर्पण का यह ध्रुव हो गया और यह इसका क्या हो गया, आपका वक्रता केंद्र हो गया। तो दर्पण के ध्रुव से और वक्रता केंद्र से होकर के जो रेखा जाती है उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक। अब बता रहे कि इसी दर्पण के सामने एक वस्तु रखी गई है, जिस वस्तु का नाम हम मान ले ए बी है। क्या है? ए बी। बता रहे कि जब ए बी से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है तो यह टकराने के बाद परावर्तित होती है इस प्रकार से, ठीक। जिस जगह पर यह काटती है वह मुख्य फोकस होता है जो एफ कहलाता है, और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, और यह दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं मुख्य अक्ष से उल्टा एक इस पर लंब डाल देते हैं जो हमारा A1 और B1 होता है। इतना स्पष्ट है? यानी कहने का मतलब हमारा जो A और B है यह हमारा वस्तु है। क्या है? अब जो A1 और B1 है यह क्या है? प्रतिबिंब है, ठीक। और बता रहा है कि जो प्रकाश की किरण दर्पण से आज टकराकर जिस बिंदु पर टकराई उसको मान लेते हैं वह यम है। क्या है? यम है। अब बता रहा है कि इस यम से हम मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देते हैं जिसको हम मान लेते हैं यम और एन। क्या मान लेते हैं? यम और एन। अब इसी का एक तरह से हमें निगमन करना है, ठीक। अब अगर हमें इसके बारे में लिखना थोड़ा से तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि एक अवतल दर्पण है जिसके सामने एक वस्तु ए और बी रखी गई है, ठीक। ए से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के जिस भाग से टकराती है या दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद वो मुख्य फोकस से होकर के परावर्तित हो जाती है, चली जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है और दोनों किरणें एक बिंदु पर मिलती है, या जिस बिंदु पर मिलती है वहीं से हम मुख्य अक्ष पर उल्टा एक अभिलंब डाल देते हैं, एक लंब डाल देते हैं। यही इस वस्तु ए बी का बनने वाला प्रतिबिंब है, ठीक। और बता रहे कि बिंदु प्रकाश की किरण दर्पण के जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को हम यम कहते हैं, और यम से यन पर हम एक लंब डाल देते हैं जो यम एन ए बी के बराबर है, ठीक। ए बी के क्या है? बराबर। क्यों बराबर है? क्योंकि जो ए से चलने वाली प्रकाश की किरण है वह मुख्य अक्ष के समांतर है। समांतर मतलब अगर उनमें समान अंतर है तब जितना दूरी यहां होगी उतनी दूरी तो यहां होगी। इस आधार पर ए बी का मान यम एन के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। स्पष्ट है? चलिए अब इधर देखिए, तो हम मान लेंगे कि जो हमारा ए बी है वह बराबर है यम एन के। क्यों बराबर है? क्योंकि हम यहां लिख देंगे कि समांतर किरणें हैं। क्या है? समांतर किरणें हैं, ठीक है। ये कितने लोगों को आता है? कितने लोग कर लेंगे अगर दिया जाए? ये निगमन बताया गया है 11 वालों, कोई कर सकता है? करवाएंगे नहीं? हाँ या ना? सिर्फ इतना बता सकते हो हाँ या ना। कर लोगे? बोलिए, नाम ना लेना पड़े, सिर्फ इतना जवाब दो, कर लोगे या नहीं?
चलिए एक बार देख लो, फिर वही मैं दिखा रहा हूं, ए आना चाहिए। ध्यान दीजिए, इसमें हम जो पहला कोण लेंगे ब्लैक बोर्ड पे, इसमें जो हम पहला कोण लेंगे, हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज आपका A1 B1 C से, अब ध्यान दीजिए है कहां, त्रिभुज ए बी सी यानी ए वाला कोण और A1 B1 C ए वाला कोण, इन दोनों कोणों से देखते हैं। ठीक, बता रहे इन दोनों कोणों में, बता रहे कि जो हमारा कोण ए बी सी है वह बराबर है कोण A1 B1 C के। ठीक, ध्यान दीजिए, बता रहे कोण ए बी सी जो बीच में होता है उसी का मान पूछता है, तो बीच में आपका बी आया, यानी कोण बी जो है बता रहे वह कोण B1 के क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि इसका मान कितना है, 90 अंश है। तो अर्थात हम यहां लिख सकते हैं बराबर है, क्यों, क्योंकि हम लिख सकते हैं कि 90 अंश है, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि समकोण है। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। दूसरा कोण ले लीजिए, आपका दूसरा कोण है कोण ए सी बी बराबर है कोण A1 C B1 के। ध्यान दीजिए, ए सी बी बराबर है A1 C B1 के, यानी यह वाला जो कोण है वह इस कोण के बराबर है। क्यों कोण है, क्योंकि इसमें जो हमारा C है वह उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों कोणों में यह पाया जाने वाला है, दोनों कोणों में यह मिलने वाला है। C दोनों में मिल रहा है ना, तो यह उभयनिष्ठ है, तो हम इसके सामने लिख देंगे, क्योंकि यह क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण है आपका। ठीक, अब आप इतना जानते हैं, जब मैथ आपको पढ़ाया जाता तो आपको यह बताया गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश। कितना होता है, 180 अंश। पहला कोण कितना, 90 अंश। पहला कोण कितना है, 90 अंश। दूसरा कोण भी बताया गया कि बराबर है, बराबर मतलब चाहे वो 30 का हो, चाहे 60 का हो, चाहे 45 का हो, चाहे जो भी हो। अब वो 60 और 45 या 90 या 45 या 90 या 60 जो भी हुआ, अब बचा क्या, जितना बचा दोनों बराबर ही बचा ना। अर्थात जब दो कोणों के मान बराबर तो तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो जब तीनों कोण बराबर होंगे हम उसको बोलते हैं समरूप त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज के नियमानुसार, समरूप त्रिभुज के नियमानुसार देख लो। अब जो हमारा एक पहला कोण था, इसमें लंब क्या था, ए और बी, यही था ना, तो हम ले लेंगे ए बी, और इसका लंब क्या है, A1 और B1। यहां पर हमारा आ गया A1 और B1, और आधार देख लो, इसका क्या है, BC, और दूसरे का क्या है, B1C। यही है ना, ये मान लेंगे हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, ये आपका पहला कोण फाइनल हो गया। अब दूसरे कोण में आओ, एक कोण और है, हम देख रहे हैं ए वाला कोण और ए वाला कोण। ठीक, यानी अगर देखें तो त्रिभुज यम एन एफ और त्रिभुज A1 B1 F से, इससे देख लो। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा कोण यम एन एफ है वह बराबर है कोण A1 B1 F के। क्यों बराबर है, क्योंकि हम यहां पर देख रहे हैं जो हमारा यन है और जो हमारा यह B1 है, ये दोनों क्या है, 90 अंश के हैं। 90 अंश के है ना, तो यहां पर भी हम लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि यह 90 अंश के हैं, या फिर लिख सकते हैं कि समकोण है। ठीक, जिस प्रकार से इसमें दूसरा कोण उभयनिष्ठ था C, उसी प्रकार से इसमें हम देख रहे हैं उभयनिष्ठ क्या है, F। उसी प्रकार से इसमें हो जाएगा कोण यम एफ एन बराबर हो जाएगा कोण A1 F और B1 के। क्यों, क्योंकि हम लिख देंगे उभयनिष्ठ है। क्या है आपका, उभयनिष्ठ है। ठीक, अब जब दो कोण बराबर तो तीसरा भी बराबर, जब दो कोण बराबर तीसरा भी बराबर हो जाएगा, तो इसमें भी हम समरूप के नियम से आ जाएंगे। समरूप समरूप त्रिभुज के नियमानुसार या समरूप त्रिभुज के नियम से। अब इसका लंब ले लो आप, क्या था, बोलो जी, लंब क्या है, यम एन है बटे
A1 B1 बराबर, आधार बोलिए, आधार पहले का क्या है, Fn, Fn है ना, और दूसरे का क्या है B1F। यह समीकरण नंबर मान लेंगे सेकंड। स्पष्ट है। अब बता रहा है कि ज्ञात है, क्या ज्ञात है आपको, ज्ञात है कि जो हमारा ए बी है वह बराबर है किसके, यमयन के। सबसे पहले ही बताया गया। तो जहां पर हमारा यमयन है वहां हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। अर्थात हमारा नियम ए हो सकता है कि ए बी बटे A1 B1 बराबर Fn बटे B1F। ठीक, समीकरण नंबर तीसरा, ये मान लेंगे आपका क्या हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए। इसके बाद अब बता रहा है कि अगर मान लीजिए, ठीक, अगर हम यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता तो n बिंदु P के पास होता, अतः Fn बराबर होता Fp के लगभग। तो बता रहे कि जो हमारा अगर दर्पण का यह द्वारक छोटा होता तो जो हमारा यह बिंदु यम है वह और करीब आता इस जगह पर, तो यह जो बनने वाला यन है जो यहां पर वह कहां होता, लगभग पी के करीब हो जाता। तो जो हमारा एफ एन जहां पर हम लिख रहे हैं वहां पर हम उसको एफ पी लिख सकते थे लगभग। वो क्या लिख सकते हैं वहां पे, एफ पी आधार, अर्थात जहां पर हमारा एफ एन है वहां पर हम एफ पी लिख सकते, तो हमारा हो जाएगा ए बी बटे A1 B1 बराबर एफ पी बटे B1F। समीकरण नंबर मान लेंगे 4। ठीक, अब देखिए आगे हमारा समीकरण 1 और 4 की तुलना करने पर, अगर समीकरण 1 और 4 की तुलना कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 आपका यहां पर है, ठीक, समीकरण 4 आपका यहां पर है। तो हम देख रहे हैं इसमें एक चीज कॉमन है कि जो पहला ऑप्शन है ए बी अपान A1 B1 और इसमें भी ए बी अपान A1 B1 दोनों में मिल रहा है, ये कट जाएगा। यहां से आपका क्या बचेगा, BC बटे B1C। तो यहां से आपका हो जाएगा BC बटे B1C और यहां से क्या आपका बचेगा FP बटे B1F। यह मान लो समीकरण नंबर आपका 5 आ गया। समीकरण नंबर कितना आ गया, 5 यहां तक। आगे देखिए, दूरियों के नियम से बस थोड़ा सा और रह गया है। अब ये जो चीजें हैं दूरी के आधार पर इनको स्पष्ट कर लो। पहला क्या है, बी सी, यही है ना, यानी बी और सी यह दूरी, ठीक, हमें यह दूरी ज्ञात करना है, यह दूरी कितनी है। और हमें यह भी मालूम है कि जब भी हम किसी दूरी को नापते हैं हमेशा कहां से नापते हैं, ध्रुव से। कहां से नापते हैं, ध्रुव से, ठीक। तो हम करेंगे क्या, जो हमारी टोटल दूरी है यहां से लेकर के यहां तक की जो संपूर्ण दूरी दिखाई गई है, इस दूरी में से अगर हम इतना दूरी निकाल दे तो हमें पता चल जाएगा। जैसे मान लो आपका यहां से लेकर के यहां की टोटल दूरी है, यहां आपका बी है, यहां आपका पी है और यहां पर आपका सी है, यही चीज दिया ना, आपको यह ज्ञात करना है। और टोटल आपको मालूम है कि यहां से यहां तक मान लो 15 है, यहां से यहां तक मान लो 6 है, तो हम ये कर सकते हैं ना कि 15 में से अगर हम 6 निकाल दे तो हमें ये पता चल जाएगा कि नहीं चला जाएगा। वही चीज हम यहां पर करेंगे
कि टोटल दूरी अगर हम देखें तो यहां से लेकर के यहां की टोटल दूरी क्या है, P और B, यही है ना। तो हम इसको ए लिख सकते हैं, PB माइनस हमें निकालना क्या है, ए वाली दूरी। ए वाली दूरी कितनी है, PC, यानी जो हमारा यह था अब यह बन जाए। उसी प्रकार से नीचे वाला करना है, यानी हमारा ये B1C, यह दूरी ज्ञात करना, टोटल दूरी कितना हो जाएगा, PC माइनस हम PB1 निकाल देंगे, इसमें से PB1 क्या करेंगे, निकाल देंगे, तो हमारा B1C निकल जाएगा। उसी प्रकार से इधर देख लो, जो आपका FP है, F और P के बीच में कुछ नहीं, तो उसको डायरेक्ट लिख देंगे। नीचे देख लो, हमारा B1F है, B1F यह दूरी हमें ज्ञात करना है, तो हम पहले टोटल दूरी ले लेंगे, PB1 माइनस, तो P आपका यहां पर है, B1 हमारा यहां पर है, हमें B1F ज्ञात करना, तो हम PF इसमें से निकाल लेंगे। क्लियर हो गया इतना। अब इसी के आधार पर आपको इसका मान रखना है। इसमें देखो कुल कितने शब्द हैं। पहला आपका क्या है, PB है, दूसरा आपका क्या है, PC, ठीक, तीसरा भी PC है, फिर PB1 है, यही है। इस बात एक और कौन है, FP, यही चार है, यही चार है ना। अब इन चारों के बारे में देख लेते हैं। हमारा PB क्या है वो देखते हैं, यानी P से लेकर के B, यानी यह दूरी, यह क्या है, वस्तु है ना। वस्तु का मान क्या होता है, U, वस्तु का मान क्या होता है, दर्पण कौन सा है, अवतल, तो यह माइनस में हो जाएगा क्योंकि बाएं तरफ है, यही ना। यह हो जाएगा -U। हम यहां पर समझने के लिए यह लिख सकते हैं कि यह वस्तु की दूरी है। कौन सी दूरी है, वस्तु की दूरी है। दूसरा हमारा है P और C। अब यहां ध्यान दो, P और C क्या है, वक्रता केंद्र। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं, R से, R से लिखते हैं ना। और यह भी बाएं तरफ है, तो क्या हो जाएगा, -R हो जाएगा। और आपको यह भी बताया गया था पिछले दिन कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी की दोगुनी होती है, अर्थात इस R को हम 2F भी लिख सकते हैं, क्योंकि फोकस दूरी की दोगुनी 2F लिख देंगे, मतलब क्या है, R। और यह हमारा क्या है, इसको हम यह भी लिख सकते हैं कि यह वक्रता त्रिज्या है, ठीक। इस बार आपका तीसरा है PB1। आप देखो P यहां पर है, B1 यह है, यानी A1 B1 क्या है, प्रतिबिंब है। अब प्रतिबिंब को हम किससे दर्शाते हैं, V से, और यह भी बाएं तरफ है तो माइनस, और यहां पर हम लिख देंगे क्या है, प्रतिबिंब है, यानी यह प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक। इस बात PF क्या होता है, फोकस, यह भी बाएं तरफ है, या आपका क्या हो जाएगा, फोकस दूरी, क्या हो जाएगा आपका, फोकस दूरी, ठीक। अब यह जो मान आया है, इसी मान को इसमें रखना है। रख लोगे, बोलो जी, ध्यान दीजिए। पहला क्या है, PB है ना। PB बराबर कितना है, -U है, फिर बीच में किसका चिन्ह है, हम माइनस लगा देंगे, ठीक। फिर दूसरा क्या है, PC बराबर कितना है, -2F, यही है ना, बटे आपका क्या है, फिर PC है -2F, यही है ना, PC बराबर। फिर आपका PB1 बराबर कितना आया है, -V, ठीक। फिर बराबर, फिर आपका है PF बराबर -F, ठीक। फिर आपका है PB1 भी क्या है, -V, यही है। फिर आपका बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे। फिर आपका PF कितना है, -F, कितना आ गया,
इसको हम इस आधार पर भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। आपका हो जाएगा माइनस यू, फिर माइनस को गुणा माइनस पे करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, हमारा हो जाएगा प्लस 2f हो जाएगा इतना, फिर बट्टे में माइनस 2f है हमारा, माइनस 2f हो जाएगा, फिर माइनस का गुणा माइनस पे करेंगे प्लस, फिर आपका क्या हो जाएगा v, फिर बराबर यहां पर माइनस f, फिर यहां पर हो जाएगा माइनस v, फिर माइनस का गुणा माइनस पे करेंगे प्लस, फिर आपका क्या हो जाएगा f। पीछे से आगे से हो गया, चलो जी आगे देखिए, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, अब यहां पर हमें तिर्यक गुणा करना है। क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है। हम यहां पे लिख सकते हैं तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा आता है, आता है ना, चलिए ध्यान दीजिए। यहां आपका क्या है माइनस, यहां आपका क्या है माइनस, माइनस का गुणा माइनस पे करेंगे हो जाएगा प्लस, ठीक प्लस हो जाएगा। फिर हम इस यफ के सामने कुछ नहीं तो एक है, जहां कुछ नहीं होता वहां कितना होता है एक, इस एक का गुणा हम दो में करेंगे कितना आएगा दो, फिर यफ का गुणा यफ में करेंगे हमारा हो जाएगा यफ स्क्वायर, ठीक ना। फिर ध्यान दीजिएगा, फिर इस माइनस का गुणा हम किस में करेंगे प्लस में, माइनस गुणा प्लस में होगा क्या हो जाएगा माइनस, फिर आपका हो जाएगा, फिर यफ का गुणा हम किस में करेंगे v में करेंगे, गड़बड़ हो गया क्या जी, ये वाला था ना, आपका माइनस का माइनस हो गया प्लस, फिर यफ का 2f में हुआ 2f स्क्वायर हो गया, फिर माइनस का गुणा हम प्लस में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस, फिर यफ का गुणा v में करेंगे तो हमारा हो जाएगा v यफ, हो गया। अब देखिए एक हो गया बराबर, दूसरा देख लीजिए, माइनस को गुणा माइनस पे करेंगे प्लस, यहां u है यहां v है तो हो जाएगा प्लस u b, क्लियर है। फिर ध्यान दीजिएगा यहां माइनस है यहां पर प्लस है, फिर माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस, फिर यहां पर v है यहां पे 2f है, यहां पर हो जाएगा 2vf हो जाएगा, या इसको हम यफ भी लिख सकते हैं। पहला गुणा खत्म, दूसरा देख लो, फिर प्लस का गुणा प्लस में करेंगे, आपका प्लस का गुणा माइनस में करेंगे माइनस हो जाएगा, फिर यफ का गुणा यू में करेंगे यू एफ हो जाएगा, ठीक। फिर आपका प्लस का गुणा प्लस में होगा प्लस 2f स्क्वायर, क्लियर है। देख लो कोई गलत नहीं हुआ ना। अब आपको क्या करना है पक्षांतर करना है, क्या करना है पक्षांतर करना है। पक्षांतर में क्या करना है ध्यान दीजिएगा, हमारा यहां पर है प्लस 2f स्क्वायर, ध्यान देना नीचे नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो ऊपर लिख दे, चलो ध्यान दो। तो आपका यहां पर पहला है प्लस 2f स्क्वायर, तो यहां पर हम पहला लिख लेंगे प्लस 2f स्क्वायर, ठीक। फिर इधर भी हम देख रहे हैं कि प्लस 2f स्क्वायर है, जब इसको हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो यह प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2f स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इधर आ जाओ, इधर आपका है माइनस vf, तो हम लिखेंगे माइनस vf, और इधर आ जाओ vf कहां पर, यहां पर है, यहां पर माइनस 2vf है, जब इधर लेके आएंगे तो यह माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2vf हो जाएगा इतना। फिर आगे आप देखिए ये हो गया दो ठे, अब इधर बचा हमारा क्या माइनस uf, जब इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस uf बराबर, इधर प्लस में इसको इधर रहने दो u भी, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए प्लस 2f स्क्वायर से माइनस 2f स्क्वायर कट जाएगा, ठीक, यानी आपका यह वाला इससे कट जाएगा, ठीक ना। इधर देखिए हमारा जो vf है वो माइनस में है, यहां पर क्या है प्लस 2vf है, यहां कुछ नहीं तो मान लेंगे कितना है एक, ठीक। अब इस दो में से एक निकल गया, बचा कितना एक, और चिन्ह किसका बड़ा प्लस का या माइनस का, प्लस का, तो हम यहां पर प्लस क्या हो जाएगा vf हो जाएगा, ठीक ना। फिर हमारा क्या बचा है आपका uf है, uf लिख लेंगे बराबर u और v, ये आ गया। अब हमें क्या करना है इन दोनों पक्षों में
यू वी एफ से भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। भाग दे लीजिए। आपका वी एफ है, वी एफ में हमें भाग किससे देना है? यू वी एफ से, ठीक। प्लस यू एफ है, यू एफ में हमें यू वी एफ से भाग देना है, और यू भी है, इसमें भी हमें यू वी एफ से भाग देना है, ठीक। यहां भी एफ है, भी एफ से वी एफ कट जाएगा, ऊपर बचेगा एक, नीचे क्या बचेगा? यू। फिर प्लस आपका यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया, ऊपर एक बचा, नीचे वी, और यहां यू वी से यू भी कट जाएगा, और एक बटा क्या बचेगा? ये आपका अवतल दर्पण के लिए निगमन होता है, ठीक ना? तो इसको अगर करना सीख जाओगे तो इसके आधार पर जो भी सवालें हैं या जो भी सवाल आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, वो आप कर लोगे, ठीक। इतना कंप्लीट करके आएंगे कल।